पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक है ये, और हॉट टॉक में चर्चा थोड़े से कड़े प्रश्नों पर होती है, क्योंकि देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी है, लेकिन ये सरकार, लोग कह रहे हैं या विपक्ष के जो आवाज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक चलने वाली सरकार नहीं है। कब कौन समर्थन खींच लेगा कोई भरोसा नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती की ओर नहीं दिख रहा है। विपक्ष का दावा तब से शुरू हो गया जब विभागों का बंटवारा हो गया। वो कहते हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है। जो विभाग बिहार से मंत्रियों को देने की बात कही जा रही थी, वो विभाग नहीं बटा है। तेजस्वी यादव तो हंस रहे हैं विभागों को देखकर। तो क्या वाकई में गठबंधन में दरार विभागों के बंटने से शुरू हो जाएगी? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं नीरज जी। नीरज जी से कई सवाल होंगे, थोड़े से प्रश्न कड़े होंगे। सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं आप लोगों की? विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी 3.0 अपना शानदार काल पूरा करेगा, फिर 4.0 भी आएगा। देखिए तेजस्वी यादव जी के साथ क्या है ना कि उनके अप्रोच में दिक्कत है, उनकी सोच में दिक्कत है। नरेंद्र मोदी के अप्रोच और सोच को वो समझ नहीं पाते। दरअसल समझ पाना उनके कुव्वत की बात भी नहीं है। वो जातिगत तलगत राजनीति, अपराध, भू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्टाचार से ऊपर देख ही नहीं पाते हैं वो राजनीति को। राजनीति का उनके लिए एक पेशा है जो उनको भ्रष्टाचार करने का अधिकार देता है, अपराध करने का अधिकार देता है, धन इकट्ठा करने का अधिकार देता है। तेजस्वी यादव की सोच ये है। वो बिहार के मंत्रियों के विषय में, जहाँ तेजस्वी यादव कहते हैं, अभी आप बोल रहे थे कि वो हंस रहे हैं, उनको कोई बिहार की समझ भी नहीं है। वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए ना, विरासत में राजनीति मिली नहीं, लेकिन संघर्ष किया है। एक अकेला आदमी आप लोगों को पानी पिला दिया इस बार। क्या पानी पिला मैं बता देता हूँ ना। अब बिहार को मिला गिरिराज सिंह जी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। क्या आपको नहीं मालूम है कि टेक्सटाइल की कितनी अपार संभावनाएं बिहार में है? तसर सिल्क का उत्पादन साहब दुनिया में सबसे ज्यादा। कितना फैक्ट्री लगाएंगे गिरिराज सिंह बिहार में? अब तो लगाएंगे ही। और मोदी जी के जहन में, उनके दिमाग के केंद्र बिंदु में बिहार का विकास है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में, आप याद करिए 2008 में और 11 में फूड प्रोसेसिंग के लिए बिहार में कुछ काम हुआ था, पॉलिसी बनी थी साहब। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और BIA का जो अपना आंकड़ा है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो कहते हैं कि 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। सरकारी आंकड़े को यह मानते हैं। तो एक पॉलिसी से बिहार में 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया था। अभी तो चमत्कार होने वाला है। वो देखिए बेगूसराय से लेकर पूर्णिया तक का जो इलाका है जी, मक्का का इतना बड़ा, वहाँ जमुई को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इतना बड़ा हब है क्योंकि हम लोग वहाँ से उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्सटाइल को हम लोग सीधा यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सब बिहार में होगा। जब माननीय शाहनवाज जी हमारे यहाँ पे मिनिस्टर बने थे, उन्होंने भी टेक्सटाइल पॉलिसी लाई थी और उन्हें करके दिखाया था कि डिजिटाइजेशन बिहार में कैसे हो सकता है। उन्होंने इसको साबित किया था, दिखाया था। और इस बार बिहार को जो भी मंत्रालय मिले हैं, तेजस्वी यादव जी का काम, ये तो वही मंत्रालय है जो पुराने मंत्रालय थे, फिर वापस दे दिया गया। लीजिए भाई, चिराग पासवान को उनके चाचा वाला दे दिया गया। यादव जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनका काम है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में बैठ के मटन मछली खाएं, लोगों का मजाक उड़ाएं, अपना मजाक उड़वाएं। राजनीति उनके बस की चीज नहीं। और जनता ने भी नकार दिया उनको। वही मटन और मछली तो भी उनको नकार दिया। भारी पड़ रहा है आप लोगों पर। भारी कहाँ पड़ा? रोजगार के मुद्दे पर तो भारी पड़ रहा है ना। रोजगार के मुद्दे पे मैं उस पर भी आता हूँ। मोदी 3.0 में जनता ने मैंडेट दिया मोदी जी को पीएम बनने का, कहाँ भारी पड़ा? और रही बात रोजगार की, तो तय मानिए जब रोजगार कोई होता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये रोजगार और एनडीए कैबिनेट की बैठक का वो फैसला था। तो फिर चाहे जातीय कदम हो, एनडीए गठबंधन में क्यों नहीं वो रोजगार दे दिया गया, ताकि जो क्रेडिट है कम से कम बीजेपी के तो मिलता है। गठबंधन में कैसे रोजगार नहीं दिया गया? आप शुरू करिए, आंगनबाड़ी से लेकर शुरू करिए बहुत। लेकिन हम लोग उसको उस तरह से ये नहीं कि रोजगार बहुत दिया गया, हर विभागों में रोजगार दिया गया, हर विभाग में रोजगार हुआ। पथ निर्माण विभाग में रोजगार हुआ, स्वास्थ्य विभाग में रोजगार। अभी फिर से देखिए रोजगारों की भरमार आ रही है। और तेजस्वी जी अपने विभाग में कितनी नौकरी दी, उनको ये बात भी करनी चाहिए। शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी की, जिसमें कि उनके मंत्री
नदारत थे बिहार से। एक फाइल पर तेजस्वी यादव ये मंत्री का साइन दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तेजस्वी यादव झूठ बोलने का, ठगने का काम करते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि बिहार में अशिक्षा को बढ़ावा मिलता रहे, बिहार के लोग शिक्षित नहीं हो, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार में शिक्षा का बढ़ावा होगा तो वोटर उनके झूठ फरेब पर भरोसा नहीं करेंगे, वोटर समझदार हो जाएंगे, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए इनके पिता ने भी यही किया, चरवाहा विद्यालय खोला, ये भी वही काम कर रहे हैं कि किसी तरह वोटरों को जातिगत मामलों में उलझा के रखो, जातीय उन्माद फैलाओ, सही मायने में बिहार को विकसित नहीं होने दो। बिहार में तो लेकिन जातिगत ही सब कुछ चलता है ना, आपने देखा कैसे कुछ समीकरण में जातिगत चलता है। लालू यादव ने सेंधमारी कर दी इस बार। स्पष्ट कह दूं कि जातिगत बिहार में चलता है तभी बिहार पिछड़ा है। अभी मोदी जी ने कहा है कि 4 जातीय ज्ञान, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति। इन 4 जाति के लिए काम करेंगे तो सभी का समावेश हो जाएगा, सभी का समायोजन हो जाएगा। जब तक हम लोग फॉरवर्ड, अगरा, पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहेंगे, हम लोग विकसित बिहार का जो सपना है मोदी जी का वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और इंडिया अलायंस के लोग, खासकर राजद और कांग्रेस, यही चाहते हैं कि बिहार जातियों में उलझता रहे। उस जातीय राजनीति जो होती है ना साहब, वो विकास के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती है। कई एक इंटरनेशनल लेख इस पर है, लेकिन सीटें तो कम आ गई ना आप लोगों को। ठीक है सर, सीटें देखिए कम आना, जब हम चुनाव लड़ते हैं कहीं हारते हैं कहीं जीतते हैं, ठीक है, सीटें कम आई फिर भी हम सरकार में आए, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि हम अपने नीति सिद्धांतों की तिलांजलि दे देंगे। जो हमारे नीति सिद्धांत हैं उस पर हम चलेंगे और जातिगत राजनीति का जो बैरियर है उसको तोड़ के देश को आगे, अब किसी भी देश को देखिए ना जो विकसित देश है, कहीं भी जातीय राजनीति है क्या? नहीं है। हमको उस पैटर्न पर चलना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबली कम्पीट करना चाहते हैं तो उस पैटर्न पर हमको जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ आज भी हिंदू, मुस्लिम, यादव, भूमियार करते रह जाएंगे तो हम वही करते रह जाएंगे, हमारी पीढ़ियां तबाह होती रही, आगे भी तबाह होंगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं बिहार की जनता से, इस जातीय राजनीति को, इस जातीय बंधन को तोड़िए, छोड़िए और ऐसे लोगों का साथ छोड़िए जो सही मायने में भारत को विकसित राष्ट्र बना रहा है, उनके साथ जुड़िए। लेकिन नाराजगी तो है ना, मंत्रिमंडल में राजपूत समाज को दरकिनार किया गया, क्या राजपूतों से नाराजगी जो थी वो दिख रही है बीजेपी को? एक आंकड़ा दे देना चाहता हूं कि ऐसा है बिहार से कोई भी राजपूत मंत्री नहीं है। देखिए, भाजपा सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं है, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसका कोई काम पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में होता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी, 2 ईबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब मैं रिपीट कर दूं, सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं। आरजेडी के लोग जिस तरह से हल्ला करते हैं कि अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, हमारे यहाँ ईसाई मंत्री बने हैं, उनका नाम आप देख सकते हैं, और इसमें अल्पसंख्यक बने हैं और 27 सवर्ण बने हैं। इस तरह से सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों का इसमें समायोजन किया गया है। लेकिन अगर बिहार में किन्हीं को लगता है तो यह भी तय मानिए कि मंत्रिमंडल का एक विस्तार होना तो अभी और बाकी है, अभी फुल स्टॉप थोड़ा ना लगा है, एक विस्तार होगा तो। लेकिन कोई भी सरकार, देखिए बिहार में कितनी जातियां, उपजातियां होंगी, हजारों होंगी। अब अगर हम यह मांग करना शुरू कर दें कि 1000 मंत्री खाली बिहार से बनाइए तो ये संभव भी नहीं है। तो एक व्यवहारिक पक्ष भी देखना चाहिए। और दूसरा क्या है ना कि मोदी जी ने, मैं बताऊं आपको कि देश की राजनीति का परसेप्शन बदला है। उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्थापित किया है कि जो डिलीवरी करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसी को काम मिलेगा। अभी भी देखिए उन्होंने 100 दिन का एजेंडा उन्होंने सेट किया और सबको अपना परफॉर्मेंस साबित करना पड़ेगा। तो मुद्दा जाति नहीं, मुद्दा विकास होना चाहिए। 100 दिन का जो मोदी जी का टारगेट है, युवाओं को रोजगार इसमें देंगे कि नहीं? क्योंकि आपको नहीं लगता कि इसी युवाओं के नाराजगी की वजह से आप लोगों का सीट कम हुआ है? अग्निवीर जैसी योजनाओं पर कांग्रेस ने ऐसा जाल बिछाया कि भाई सब फंसते चले गए उसमें। अग्निवीर योजना पूरे हिंदुस्तान में, खाली जैसे बिहार के शाहाबाद में हम सीट हारे हैं तो खाली पूरे बिहार के शाहाबाद से ही अग्निवीर पूरे देश में थे, ऐसी बात तो नहीं है। हम पूरे देश में जीते हैं साहब। तमिलनाडु में जहां हमारा वोट प्रतिशत कुछ नहीं था, बहुत वृद्धि हुई है। दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में पहली बार सही मायने में पूछिए तो भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा, सीटें मेरी भले कुछ कम हुई लेकिन विस्तार ये पहली बार देखने को मिला है। सीटों का कम होना मानते हैं ना, बेरोजगार युवाओं की जो नाराजगी थी वो बढ़ी है मोदी जी के प्रति। वो नहीं पड़ी है, युवाओं की नाराजगी नहीं पड़ी है। यहाँ ये लोग कुछ अफवाह फैलाए, कुछ इस तरह की अफवाह फैलाए कि संविधान में छेड़छाड़ करना। अरे संविधान का तो, संविधान में छेड़छाड़ करना तो इंडिया अलायंस का काम था। इंदिरा गांधी के समय की बात को आप याद करिए, संविधान में 42वां संशोधन आज भी अभिशाप है इस देश के लिए। उन्होंने इमरजेंसी लगाया, लोगों के मौलिक अधिकार को कम किया, कोर्ट के अधिकार को कम किया, जजेस के अधिकार को कम किया,
चुनाव 5 साल के बदले 6 साल पे करवाया था। ये सब काम इंडिया अलायंस के लोग कर चुके हैं, कांग्रेस पहले कर चुकी है, लेकिन वो अपने कुकर्मों का आरोप भाजपा और मोदी जी के माथों पर बढ़ना चाहे, जो कि मैं मानता हूं कि 1-2% उसमें सफल हुए, लेकिन बहुत सफलता और देश की जनता को धन्यवाद कि उनको बहुत सफल नहीं होने दिया और मोदी जी तीसरी बार शानदार तरीके से पीएम बने। और देश में जो मोदी जी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी है सारा वादा पूरा होगा। रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मोदी जी ने कहा है सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकलेगी। देखिए साहब, झूठ बोलना और विषय है। दुनिया का कोई देश 1% आबादी से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। ये इंडियन अलायंस के लोगों को तो मालूम है कि इनको सरकार में आना नहीं है, नौकरी देनी नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, तो कुछ भी बोल। कांग्रेस कहती है कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, आरजेडी कहती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे कोई तालमेल ही नहीं है इनका आपस में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी कितना सरकारी नौकरी देने और जा रहे हैं। इनको मालूम है कि इनको कुछ करना वरना तो है नहीं, खाली मुंह से कुछ बोल देना है, जनता को भड़काना है, तो यही काम ये करते हैं। मोदी जी कितना सरकारी नौकरी दे रहे मैंने कहा कि सरकारी नौकरी 1% पूरी आबादी का, उससे ज्यादा संभव नहीं है। और जहां तक रही सरकारी नौकरी की बात, मैं बताऊं आपको, ईपीएफओ का आंकड़ा आप निकालिए। 2014 में जब मोदी जी भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उसमें रजिस्ट्रेशन था 12 करोड़ लोगों का। आप अभी आंकड़ा में जो बोल रहा हूं आप चेक कर सकते हैं। 2024 में वो आंकड़ा है 26 करोड़ का, यानी 14 करोड़ रोजगार का सृजन ईपीएफओ का आंकड़ा बता रहा है। नंबर 1 पॉइंट वो तो चलिए मान लेते हैं, रोजगार की बात हो रही है। रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी की तलाश में जो युवा हैं उनके लिए क्या है, ये तो सवाल उठता है। सोचना पड़ेगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि नौकरी देना दुनिया की किसी सरकार के लिए सबको नौकरी देना संभव नहीं है। स्वरोजगार की ओर आगे बढ़िए। रेलवे में पहले वैकेंसी निकली थी, अभी नहीं निकलता है। सही, रेलवे फिर से बहाली निकलने वाली है, वही सही विकास है। मैं आपको कुछ और बता दूं जी। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप, 100 से अधिक यूनिकॉर्न, इतनी दुनिया में सबसे तेज गति से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काम हो रहा है। क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है, पहले होता होगा मेड इन चाइना, आज देखेंगे होगा उससे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? एप्पल जैसी कंपनी ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? साहब, कम से कम मैं तो जोड़ता हूं कि मोदी जी के 10 साल में 30 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। अगर मेरी जितनी बातें मैंने बताई आप सबको जोड़ेंगे, मुद्रा लोन को ही देखिए ना, 45 करोड़ मुद्रा लोन है। एक मुद्रा लोन से एक ही रोजगार अगर आप मानते हैं तो 45 करोड़ रोजगार तो यहाँ मिलता है। लेकिन ये जनता इसको नहीं बोलती। आप जो सवाल पूछ रहे हो जनता का सवाल नहीं है, वो इंडिया अलायंस के लोग इस तरह का अफवाह फैलाकर नहीं, मैंने युवाओं के सवाल उठाए, भ्रम डालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी कहाँ है? सरकारी नौकरी में बड़ा कहाँ है सरकारी नौकरी? होना पड़ेगा। दुनिया के कोई भी विकसित देश सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप रहना चाहते हैं तो ढाक के 3 पात होगा, और कोई सरकार दे नहीं सकती। तेजस्वी और कांग्रेस को मालूम है कि वो उनको सरकार में आना नहीं है, देना नहीं, इसलिए कुछ बोल के वो लोगों को बहकाते हैं। तो उन बच्चों का क्या जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अग्निवीर जैसी योजना आती है, सेना में भर्ती पहले ज़्यादा समय के लिए होता था, कम कर दिया गया। यहाँ एक मैं आपको बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं जी कि सेना भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया है वो पूर्व की भांति चल रही है। इसमें बड़ा स्पष्ट रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अग्निवीर एक एडिशनल योजना लाई गई सैनिकों की, युवाओं के लिए, जिससे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब इसका 2-3 लाभ सुनिए कि 17 वर्ष की आयु में युवा जाता है अग्निवीर में, 21 वर्ष की आयु में वो चाहे तो रिटायर होकर वहां से निकल सकता है। जब 21 वर्ष की आयु में वो निकलता है तो उसके पास एक स्किल सर्टिफिकेट होता है, वो टोटली स्किल्ड युवा होता है, प्रशिक्षित युवा होता है। उसके पास 12 की डिग्री होती है, 10th पास करके जाता है, 12 की डिग्री होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास 12 लाख रुपया होता है, वो अपना काम करना चाहे तो काम कर सकता है। कई एक पीएसयू ने आगे आकर कहा कि हम इनको अपने यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देंगे। कोई प्राथमिकता दे ना दे, आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, कहीं भी बिहार में सरकार में या कहीं भी देश में कोई बहाली निकलती हो, पुलिस की बहाली निकलती हो, चाहे सेना की रेगुलर बहाली जैसे पहले होती थी वो निकलती हो, चाहे उसमें प्रशिक्षित युवा पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, निश्चित रूप से इनका परफॉर्मेंस औरों से बेहतर रहेगा और इनको नौकरी पक्की मिलेगी। तो ये तो एक तरह का ट्रेनिंग उनको मिला जो कि उनके जीवन में वैल्यू एड ऑन कर रहा है। लेकिन इसको भी ये लोग नकारात्मक राजनीति में सियासी हल्ला का मुद्दा बना रहे हैं, जो कि नहीं, युवाओं के साथ खेलना इनका काम रहा है, वो नहीं करना चाहिए। हम लोग युवा को प्रशिक्षित, कई एक देशों में सब ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है, इजराइल में ऐसा होता है,
हर जगह ऐसा होता है। कई देशों में तो ये कंपल्सन है कि हर युवा को ट्रेनिंग करनी है, आर्मी ट्रेनिंग करनी है, और ये मैं इसे अच्छी बात मानता हूँ। ये होना चाहिए। अगर युवा ट्रेंड होकर निकलता है, स्किल होकर निकलता है। देखिए अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी क्या है जो मोदी जी लाए हैं, NEP, जी जी जी, उसमें तो यही विषय है ना कि आपको सिर्फ कागज की डिग्री आपके पास है। आप बहुत लोग को देखते होंगे समाज में, बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन एक शब्द बोल नहीं पाते, एक शब्द दिख नहीं पाते। वो डिग्री किस काम की रहती है? किसी काम की नहीं। वो आपको व्यवहारिकता नहीं आपको आती, आप जानवर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो दुनिया में हर जगह आपकी पूछ है। और आज जो बिहार की एजुकेशन नीति रही पहले से, जिसको कि बिहार भी चेंज कर रहा है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी जो लाए उस पर काम कर रहा है, तो अब देखिए लेबर भी जो पैदा होगा ना वो स्किल्ड लेबर पैदा होगा, और उसी का डिमांड दुनिया में है। अब साधारण का डिमांड नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ों को समय के साथ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कांग्रेस 90 के दशक की राजनीति करना चाहते, उस राजनीति से आप देश को नहीं देख सकते, नहीं चला सकते। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, तेजस्वी भी सवाल खड़े करते हैं, नीतीश कुमार भी सवाल खड़े अब कर रहे हैं गठबंधन में आने के बाद, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? नरेंद्र मोदी दे रहे हैं 3.0 में। एक ये शब्द है विशेष राज्य का दर्जा। अटल जी के टाइम से बिहार को विशेष पैकेज मिलता जा रहा है। बिहार के विकास के लिए मैंने पहले कहा कि मोदी जी के जहन में बिहार है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जो कुछ भी करना पड़ेगा किया जाएगा। और आप इसको समझिए साहब, विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा पैकेज, विशेष सहायता और स्पेशल पैकेज जो मिला बिहार को, उसमें मिला है। उतना रकम नहीं मिलता बिहार को, उतना उसको बिहार को मिला है। आगे भी नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ अभी तो कैबिनेट में है, उनके पार्टी के लोग भी साथ बैठेंगे, बात करेंगे। बिहार के लिए जो भी अच्छा होगा, संकल्प एक है कि भारत को जैसे 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार को भी अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात की तरह विकसित राज्य बनाना है। जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मोदी जी के जहन में बिहार और बिहारी है, और बिहारी से मोदी जी को बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत प्यार है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं, पैकेज ही मिलता रहेगा। ये मैं कुछ ने भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो भी बिहार के लिए बेहतरीन होगा वो किया जाएगा। अभी तो कैबिनेट में जदयू के भी साथी हैं, सभी हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल बिहारी, लेकिन बिहार को अल्टीमेटली विकसित राज्य बनना है। अब इसको जैसे बनाना पड़े उसको बनाया जाएगा, बिहार बनेगा। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, नीतीश कुमार रेल मंत्रालय पर लगातार चर्चा हो रही थी उनकी कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए। अब उनके किसी भी मंत्री को रेल का मंत्रालय नहीं दिया गया। पुराने जो रेल मंत्री थे वहीं देश में एक बार फिर से रिपीट हुए हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी इससे बढ़ेगी? नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज नहीं है। और पंचायती राज विभाग मिला है, पशुपालन, मत्स्य, सब खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल नीतीश कुमार खुश है, और सब उनके सलाह विचार से ही हुआ है। ऐसा नहीं कि बिना उनके सलाह के हो गया है। मैंने कहा कि जो भी मंत्रालय बिहार के मंत्रियों को मिला है वो बिहार की मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, वही मिला है। चाहे पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, पंचायती राज हो, सब तो बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है। अभी बिहार में ग्रामीण स्तर पर बहुत विकास करना है, उसमें मंत्रालय अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी तरह के मंत्रालय बिहार को दिए गए हैं जो सही मायने में बिहार को जमीनी विकास का रास्ता दिखा सके, जमीनी विकास बिहार में हो सके। ऐसा ही मंत्रालय बहुत सोच समझ के बिहार को मिला है। लेकिन बार बार उनके नेता या फिर उनके जो तमाम सांसद थे वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि भाई विशेष मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। कोई सांसद नहीं उठा रहा है, ये तेजस्वी यादव जैसे कुछ लोग विपक्षी लोग बोल रहे हैं। हमारे घटक दल के कोई सहयोगी, देखिए क्या है ना साहब कि सबकी केमिस्ट्री मिलती है और सबका लक्ष्य एक ही है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और सबने अपना परफॉर्मेंस साबित किया है। नीतीश कुमार भी रिफॉर्म करने वाले नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू हो रिफॉर्म करने वाले नेता है, मोदी जी ने तो पूरे देश को रिफॉर्म करके दिखाया है। तो सबका वर्किंग स्टाइल और विजन, और मोदी जी की विजन से सभी घटक दल हमारे सहमत हैं। इसलिए कौन क्या मंत्री बना ये तो हमारे यहाँ सिर्फ विषय ही नहीं है, पर प्राथमिकता यह है कि देश कैसे विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्र बने, देश के युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। कि देखिए अभी तो मोदी जी ने पहला कैबिनेट में किसानों को 17वीं किस्त किसानों को 20,000 करोड़ की अदा कर दिया। 3 करोड़ पक्के नए मकान बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। मैं से थोड़ा आपका समय लेता हूँ। यही कांग्रेस की सरकार थी जो कि 60,000 करोड़ किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, और उसमें आप याद करिए मुकदमा चला था, 52,000 करोड़ का घोटाला हो गया था, 8,000 करोड़ मात्र गरीब किसानों तक पहुंचा था। लेकिन मोदी जी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में 3,17,वीं किस्त को अगर जोड़ देते हैं तो 3,40,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे मिला है। कहीं कोई घोटाला नहीं, एक कोई दाग नहीं। तो आप कर्ज माफी की बात करके लोगों को बहलाते हैं और हम किसानों को सशक्त करते हैं। इतना सशक्त कर रहे हैं कि वो स्वावलंबी हो जाए
वो अपने दम पे किसानों सब को कुछ कर सशक्त करते हैं। किसानों का एक क्षेत्र है सबसे ज्यादा, उधर अनाज और चावल की खेती उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। पूरे शाहाबाद को अगर पकड़ लिया जाए तो वहां पर नरेंद्र मोदी को झटका लगा है। पूरा शाहाबाद का 4 से 5 सीट हारे। उपेंद्र कुशवाहा के एवज में पवन सिंह वहां पर खड़े हो गए। राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक पवन सिंह के साथ चला गया। पवन सिंह जब लड़ रहे थे उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उपेंद्र कुशवाहा को अगर जीतना होता तो बीजेपी कार्रवाई कर चुकी होती। क्यों नहीं आप लोगों ने किया ऐसा? कार्रवाई की उन पर, बाद में किया उन्होंने। बीजेपी ने जब पहले पवन सिंह को हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने पवन सिंह को राज्यसभा का भी ऑफर दिया, लेकिन वो नहीं माने। पवन सिंह इस बात पर कहते हैं, सुन लीजिए, पवन सिंह का एक इंटरव्यू है, जब ये कहा जाता है कि आपको राज्यसभा का ऑफर दिया गया तो कहते हैं कि मेरे पास किसी का फोन ही नहीं आया। वो गलत बयानी कर रहे हैं पवन सिंह, और इन्हीं सब गलत बयानी, गलत हरकतों के चलते उनको पार्टी से निकाला गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब क्या है? रास्ते किसी के लिए राजनीति में बंद नहीं होते, रास्ते हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। एक सीट मिली किसी के लिए रास्ते, और जहाँ सीट ठीक है, हम राजनीतिक दल है, कहीं चुनाव जीते कहीं हारे। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ हारे हैं हम निश्चित रूप से उसकी पूर्ण रूपेण विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे कि क्यों हमारी हार हुई। क्या हम देखिए, हम कांग्रेस की तरह की पार्टी नहीं है जो जहां हार गए वहां ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। आप हमारे किसी प्रवक्ता के मुंह से सुने कि लोग कह रहे हैं कि वहां ईवीएम में हो गया, हम अयोध्या हार गए। हमने कभी कहा कि ईवीएम में दोष है? लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों कहेंगे ईवीएम में दोष है? क्योंकि हम जनादेश का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं, देश के संविधान का अपमान करने वाले लोग नहीं हैं, जैसे कांग्रेस और राजद के लोग हैं। वो तो हमेशा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते रहते हैं। चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब जरा उनको इस पर बोलना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या है? मोदी कैबिनेट में कोई जगह है या फिर उनके लिए कुछ स्पेशल? मोदी कैबिनेट में अभी कुछ भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भविष्य भाजपा में आगे उज्जवल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है। तो देखा आपने बिहार और देश भर की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में हमने हॉट टॉक की है नीरज जी से। बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता के रूप में ये नज़र आते हैं आपको, और भारत लाइव पे एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है। कई विषय थे, कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम आपको भारत लाइव पर करके बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।